सलामकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। ओके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भैया? मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर खान। टेल मी समथिंग न्यू जो है वो चैनल का नाम है यूट्यूब पर। मैं और फैसल साहब काफी दिन से गायब थे। अब वो खुद ही बताएंगे वो क्यों गायब थे। बहरहाल वो पांचों T20 एक साथ उन्होंने उनका पांचों T20 को डाला एक बर्तन में। उसके बाद मसाले डाले सारे बराबर, हल्दी वल्दी डाली, काली मिर्चें वगैरह डाली, और पानी बराबर का डाला 5 कप। उसके बाद उन्होंने कोई बनाया कुछ कुछ बनाया, तैयार किया। वो खुद ही बताएंगे क्या कर रहे हैं। बताएं भाई। बस भाई, बात यह है कि असल में मसरूफियत की वजह से पहले 2 T20 नहीं बना सके, तो फिर यही सोचा कि भाई पांचों को एक साथ ही जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे और उस पर यही देख लेंगे कि भाई क्या इस सीरीज से हासिल किया और क्या जो है वो नुकसान उठाया। तो मैं तो अगर समझ हम रहा बात था करें। आपने आपने पहले 2 T20 में कप्तानी और टीम की परफॉर्मेंस देखने के बाद ना, वो जो मैं एक नॉर्मली करता हूँ ना, करना शुरू कर दिया था। हाँ। तो मैंने कहा शायद आपका दिमाग वहाँ शॉर्ट हुआ हुआ है। तो अब आप जो है वो बिल्कुल उसमें नहीं है। हम्म। मतलब आप या तो फट पड़ेंगे या फिर आप बुझ जाएंगे, कोई एक चीज हो जाएगी। मैंने कहा भाई, भाई छेड़ो ही ना, ना छेड़ मलंगन। हाँ, पै जाएंगे तेरी टंगान। तो भाई बात यह है कि कप्तानी तो खैर क्लूलेस थी। कप्तानी तो खैर क्लूलेस थी, हम्म। यानी आप ये कह लें कि कप्तानी तो वर्स देन बाबर आजम। यानी हमारे यहाँ पता नहीं क्या हाँ, हिसाब किताब है, हर गलत। आने वाला जो है पिछले से बुरा ही होता है। तो कप्तानी तो वर्स देन बाबर आजम थी। क्लूलेस किस्म की कप्तानी थी। पहले 3 ODI वो T20s के अंदर आपने एक ही तरह से टॉस जीत के उनको बैटिंग दी, लंबे लंबे स्कोर खा लिए और हार गए, चेज नहीं कर सके। और पहले 3 T20s में आप जो दो चार चीजें मैं जो नोटिसेबल हैं वो ये है कि कई खिलाड़ियों को हम लोगों ने बहुत ज्यादा वो झंडे पे चढ़ाया हुआ है कि भाई ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है और ये यूं है और फलां है ढिमाका है। तो आप ये, और चूंकि डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, तो लिहाजा आप ये देखें कि पहले जो 3 T20 मैचेस थे उनमें रिजवान एज ए बैट्समैन खेला और कुछ नहीं किया, और चौथे T20 में एज ए विकेट कीपर खेला और 90 रन कर दिए। मतलब ये हुआ कि रिजवान को अगर आपने खिलाना है तो एज ए विकेट कीपर खिलाएं, रन बना दे तो वो बेनिफिट है, बोनस है। वरना आप उसको प्योर बैट्समैन नहीं खिला सकते, वो प्योर बैट्समैन खिलाने के काबिल नहीं। क्योंकि अगर इतना अहल होता तो पहले 3 मैचेस में वो परफॉर्म कर देता, जबकि विकेट कीपर की जिम्मेदारी ना होना आपके लिए एक रिलीफ होता है। आप जो है उसको एंजॉय करते हैं और लंबी बैटिंग कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। वो थकन और वो जो सारे मामलात होते हैं वो भी नहीं होती, एक बात। दूसरी, जिस तरह की शाहीन आफरीदी ने बॉलिंग चेंजेस और जिस तरह की बॉलर्स पिक करने वाला मामला, यानी अगर आप ये कहें तो इस सीरीज की जो फाइंड है वो अब्बास आफरीदी है। कि अब्बास आफरीदी अपनी जो है वो मीडियम पेस के बावजूद उसको विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर है। वो अपने चेंजेस करता रहता है, वेरिएशंस लाता रहता है और बहरहाल वो विकेट्स निकाल के देता है। ऑन दी अदर हैंड, हारिस रऊफ का गेम जो है वो रोज बरोज जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। बिग बैश में भी हारिस रऊफ ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, और अब यहाँ भी आके वो चौड़े होके खेल रहे थे कि जी मेरे जैसा तो कोई बॉलर ही नहीं है। जितनी मार न्यूजीलैंड ने पहले 3 T20s में मारी है, चौथे में भी लगी है, तो वो बहरहाल आप कह लें कि अब एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। और मुझे तो ये लगता है कि ये बेसिकली हमारी फास्ट बॉलिंग की कलाई खुल गई है नसीम शाह के इंजर्ड होने की वजह से। नसीम शाह तीनों फॉर्मेट में बहुत ही फंसा के बॉलिंग किया करता था। उसका नतीजा ये होता था कि ये जब उस पे रन नहीं निकलते थे, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, जब उस पे रन नहीं निकलते थे तो बैट्समैन जो है वो रिस्क लेते थे हारिस रऊफ पे, शाहीन वगैरह पे, और ये विकेटें ले जाते। अब नसीम शाह के जाने के बाद चूंकि फंसाने वाला बॉलर कोई नहीं बचा, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जी ये दोनों भी बिल्कुल क्लूलेस हो गए। और चूंकि फिर जहां लालच वाला फैक्टर भी आ जाता है,
कि इन्होंने खेलनी सिर्फ T20 क्रिकेट है, बाकी किसी क्रिकेट के लिए इनकी कोई वो वैल्यू नहीं है। तो फिर वो यही होता है। एक दफा राशिद लतीफ ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था आमिर के लिए। खैर राशिद लतीफ के तो बहुत सारी बातें अकवाले ज़री के तौर पे गिनी जानी चाहिए, लेकिन एक बात राशिद लतीफ ने जो आमिर के बारे में कही थी कि आज तुम क्रिकेट को छोड़ रहे हो, कल क्रिकेट तुम्हें छोड़ देगी। तो यही हर प्लेयर के साथ होता है। जब आप किसी फॉर्मेट को किसी एक फॉर्मेट पे तरजीह देते हैं और बहानेबाजियां आप ये करते हैं कि जी मैं मेरी बॉडी इजाजत नहीं देती या मैं जो है इस फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट हूँ, तो फिर वो होता ही है कि आप उस एक फॉर्मेट से भी जाते हैं। तो ये तो रही हमारी बॉलिंग की और कप्तानी की बात। अब आ जाते हैं हम बैटिंग के ऊपर। बैटिंग में जो अहम बात है वो ये है कि जो तनकीद करने वाला मामला है वो बनता है इफ्तिखार के ऊपर। और उसके अलावा जो आपके पास आपने पहले जो 3 T20 मैचेस खिलाए उसमें मेनली इफ्तिखार जो है वो आपके फिनिशर के तौर पे खेल रहे थे नंबर 5 नंबर 6 पे। तो इफ्तिखार जैसा ओवर रेटेड, ओवर हाइप और बहुत ज्यादा आप कह लें कि सोशल मीडिया के ऊपर पीआर के जरिए इफ्ती मेनिया और पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियां करके उसको इतना चढ़ा दिया है। जितने अरसे से वो खेल रहा है, इतने साल अगर मुझे खिलाते तो मैं भी आज तक कोई 20 मैच जितवा चुका होता पाकिस्तान। लेकिन वो बहरहाल पांचों मैच खेल गए। अपनी इस घटिया परफॉर्मेंस के बावजूद पूरी सीरीज में उन्होंने कोई 40 रन भी नहीं बनाए। और कुछ मैचेस में तो उनका स्ट्राइक रेट 50 का था या 25 का था, और ये T20 मैचेस थे। और ये उन्हीं विकेट्स पे 50 या 25 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं जिनमें फिन एलन 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पे रन बना दी। तो मैं यहाँ पर आजम खान या साइम अयूब या हसीबुल्लाह या साहिबजादा फरहान पर बिल्कुल तनकीद नहीं करूंगा, क्योंकि इन लोगों को एक तो चांसेस बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे सो कॉल्ड सीनियर्स हैं जो जोंक की तरह चिपके रहते हैं टीम के साथ, स्कॉटलैंड नेदरलैंड के खिलाफ भी मैचेस नहीं छोड़ते। ये जब इन यंग प्लेयर्स को चांस मिलता है ये परफॉर्म नहीं करते, तो फिर आप बैठ के आपको मुंह की बवासीर है, आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बकवास करते हैं कि मेरी और बाबर की पार्टनरशिप टूटने का मुल्क को नुकसान हुआ है। और भाई आप रिकॉर्ड उठाओ, सिवाय एक इंडिया के खिलाफ 2021 में जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी T20 वर्ल्ड कप में, उसके अलावा किसी बड़े टूर्नामेंट में कोई सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप नहीं है इन दोनों। ज्यादातर मैचेस में इवन बांग्लादेश के खिलाफ जो लास्ट वर्ल्ड कप मैच हुआ उसमें बाबर आजम ने 33 बॉलों में 25 रन बनाए थे और रिजवान ने 24 बॉलों में 24 रन बनाए। उसके अलावा जो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था उसमें भी इन दोनों की परफॉर्मेंस ऐसी ही थी, अंडर 100 इन लोगों का स्ट्राइक रेट था। और बहुत सारे ऐसे इवेंट है जिसमें आप गिन लें, और आ जाएं आप अभी ये ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर लें, उसमें इनके स्ट्राइक रेट्स की बात कर लें। तो ये जो बकवास करना कि जी हमारी ओपनिंग जोड़ी टूटने से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, ये इंतहाई ढिठाई और बेगैरती वाली बातें। आप बजाय इसके कि आप ये कहें कि यार टीम की जरूरत के लिए हमने साइम अयूब को नंबर जो है ओपनर खिलाया और साइम अयूब को हम बैक करते हैं, उसको मजीद हम इसी पोजीशन के ऊपर खिलाएंगे। आप अपनी पोजीशन तो छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन पे आपको इतने आके इतने ओवर्स मिल जाते हैं कि आप टीम का बेड़ा गर्क करके अपने 80-90 रन बना चुके होते हैं। और रिकॉर्ड्स में यही लिखा जाता है कि जी रिजवान ने 77 छक्के मार दिए और रिजवान ने जो है वो साल में सबसे ज्यादा रन बना दिए और सबसे ज्यादा उसकी जिसे कहना चाहिए 50s हैं। ये सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कितने मैचेस कितने रन्स का टीम को फायदा हुआ, वो सारे मामला जो है वो क्योंकि आपने अपने सारी पीआर टीम छोड़ी हुई होती है, वो हर वक्त यही स्टैटिस्टिक्स लाते रहते हैं और आवाम को दिखाते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा इसके ऊपर आमिर ने जो है ना वो रिजवान की परफॉर्मेंस के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ट्वीट किया कि भाई आप इतने 4 साल से आपने ओपनिंग पोजीशन पे मजे किए, पाकिस्तान कितने टूर्नामेंट जीत गया, एक भी नहीं जीता। और अब नए बच्चे जो खेल रहे हैं उनकी 4 मैचेस की परफॉर्मेंस पे आपको जो है परेशानी होना शुरू हो गई। जब आप नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहरहाल आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीजों को वर्कआउट होने के लिए।
तो ये जो 4 बच्चे खेल रहे थे, आजम खान, साइम अयूब, हसीबुल्लाह को एक ही मैच मिला। सबसे ज्यादा अनलकी रहा साहिबजादा फरहान। ओपनिंग पोजीशन पे जो है वो टन्स ऑफ रन्स किए हुए हैं, और नंबर 5 और नंबर 7 पे आप उनको खिला रहे हैं। यानी इससे अंदाजा होता है कि जी सीरियसनेस कितनी है। बस सीरियसनेस ये है कि जो हमारा गैंग है, बाबर, रिजवान, शाहीन वगैरह, ये आगे पीछे ना हो, ये अपनी जगह रहे, बाकी सारे लोग आगे पीछे आते रहे। ओपनर है तो 7वें नंबर पे खिला दो। इफ्तिखार कुछ नहीं कर रहा, उसको लाजमी खिलाओ 5वें 6ठे नंबर पे। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ये सारी जिसे कहना चाहिए जो चीजें हैं, इस इन चीजों के नतीजे में कभी भी आप कोई स्टेबल आप जो 11 है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमेशा आप इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। एक प्रॉब्लम जो मैं मुझे लग रही है वो ये है कि अब ये इस सीरीज में डिजास्टर की वजह से होगा ये कि इनमें से चंद यंगस्टर्स को ड्रॉप कर देंगे और फिर दूसरे प्लेयर्स को ले आएंगे। अब नोटिसेबल बात यह है कि जो T20 वर्ल्ड कप होना है वो यूएस और वेस्ट इंडीज में होना है। यूएस की विकेटों का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज की विकेट्स में ज्यादा बाउंस नहीं होता, स्पिन भी होती है और गेंद रुक कर आती है। तो उस सारी सिचुएशन में मुझे ये लगता है कि ये जो टीम इस वक्त न्यूजीलैंड गई थी, ज्यादातर प्लेयर्स उसके अंदर फिट इन होते हैं। लेकिन अब जो हमारे यहाँ हिसाब किताब होता है कि इस शिकस्त के नतीजे में ज्यादातर प्लेयर्स को निकाल दिया जाए। बात यहीं से शुरू करूं या आपका कुछ अभी बाकी? नहीं, मेरा हो गया। अच्छा, आपका हो गया। देखिए भाई, आपने 10 मिनट पूरे जो है ना वीडियो के इस बहस में लगा दिए, जो कि मैं समझता हूँ अब यूजलेस हो चुकी है, क्योंकि प्लेयर पावर जो है ना, इसकी वजह से बहुत भुगत रहे हैं पिछले, जब से ये कप्तानी का मामला चेंज हुआ था सरफराज के हटाने के बाद। और उसके बाद से अब तक हमने प्लेयर पावर्स की वजह से बहुत कुछ खोया। तो मैं तो इस चीज पर बात करूंगा कि भाई, अगर आप किसी प्लेयर को खिलाते हैं ना, तो उस जगह पे खिलाते हैं जिस जगह पे जरूरत हो। चलो, स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी रिजवान की और बाबर की, एक हद तक ये भी सही है कि वर्ल्ड कप एयर में आप ओपनिंग जोड़ी ना चेंज करते। चलो, हो सकता है कि हम, क्योंकि वर्ल्ड कप आपने सही कहा, ये जो विकेटें हैं, ये बाबर रिजवान टाइप की होंगी, यानी ये यूएई टाइप की विकेटें होंगी। अगर पाकिस्तान वगैरह की तो नहीं शायद कहूंगा। हो सकता है बेहतर बना, तो हो सकता है कि कुछ आपको लगे कि विकेटें थोड़ी ज्यादा बैटिंग हो, या फिर प्लेयर बहुत ज्यादा अब वो हो गए खेल खेल के आदि, कि वो 180 190। मैंने वैसे वेस्ट इंडीज में मैंने देखा टेस्ट मैच में भी इतने रन नहीं बनते, 300 से नीचे नीचे ही टीमें आउट हो जाती हैं, बल्कि 150 200 के अंदर भी आउट हो जाती है। खैर, अगर आपको ओपनिंग चेंज करनी है ना, तो ओपनिंग चेंज करनी है आपने, जो साइम को ओपनर है, अगर तो रिजवान भी ओपनर नहीं है, रिजवान भी मिडिल ऑर्डर का था। आप शायद फरहान को ओपनिंग पर ट्राई कर सकते थे पहले 3 मैच में। तीनों मैच में रिजवान को बिठाते, तीनों में आजम को कप्तान वो कराते, कीपिंग कराते, और एक ऑप्शन खुला रखते। अब आपने 2 प्लेयर खिला दिए जिन्होंने सेम, जिनका रोल सेम है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाती है, एक जगह और ज्यादा फिल हो जाती है। उसमें आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला सकते थे, उसमें आप एक ऐसा बैट्समैन प्रॉपर एक और खिला सकते थे, जिसमें आपने, अब रिजवान और आजम ने एक ही काम करना है, यानी आपके पास एक बॉलर लेस हो गया ऑटोमेटिक। सही है। अब बाबर ने नंबर 3 पे आना था। सही है। अगर बाबर ने नंबर 3 पे आना था ना, तो नंबर 3 का ही प्लेयर बाबर को रिप्लेस करता। हम्म। हमारे पास रिप्लेसमेंट क्या होती है? अब भाई, हारिस रूफ आपने देख लिया, जिस तरह उसने वर्ल्ड कप में मार खाई थी नई बॉल कराने में। 16-20 रन उसके लिए कोई मसला नहीं था, वो आराम से दे रहा था। वर्ल्ड कप नई बॉल उससे नहीं हो रही थी ना, नहीं कराते। आप T20 में भी नई बॉल उससे नहीं कराओ। आप जमान खान से ओवर करा रहे हो, वो भी डेथ का बॉलर है, हारिस रूफ भी डेथ का बॉलर है। सैफी के दौर में हम इसलिए जीतते थे कि हम स्टार्ट करते थे इमाद वसीम से। अब आप, क्योंकि आप नवाज को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे, दोस्ती यारी का मसला है, इफ्तिखार को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे, दोस्ती यारी का मसला है, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी एक फास्ट बॉलर के कैरियर से खेल रहे हैं। या तो वो हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ तो वैसे खुद भी गधा है, उसको वाकई बॉलिंग नहीं आती, पता नहीं कहाँ से इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए उसने 40-50। ये पाकिस्तानी है जो उसमें खेले। तो पाकिस्तान के पास क्या अब नए बॉल के बॉलर्स खत्म हो गए हैं क्या? या अगर शाहीन नई बॉल पे विकेट नहीं लेगा, तो हमारे पास दूसरा कोई, या नसीम शाह अनफिट है, तो हमारे पास पीछे कोई बंदा नहीं है जो नई बॉल करा सके। आप ना, आप चांस वहां लेते हैं जहां पे जरूरत हो। अब
अब आप देखें स्टीव स्मिथ बहुत अरसे बाद मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर ओपनर के साथ नहीं है। हम्म। बहुत जमाने बाद मेकशिफ्ट ओपनर आया, बहुत ही कोई। आप उस वक्त चांस लेते हैं जब आपको चांस लेना बनता है, ऐसे थोड़ी होता है कि आप आए, आपने कहा चेंज करना है। अब वो चेंज ऐसे गधों वाला चेंज है, गधा ही बोलूंगा कि उसमें आपको कोई सर पैर नहीं नजर आ रहा। सही है, आपके पास 6 बॉलर होने चाहिए T20 में, हर हाल में 6 बॉलर। 2 बॉलरों का बुरा दिन होता है, कम से कम 2 का तो होता है, 3 ना भी हो 2 का तो बुरा दिन होता ही होता है। हम्म। तो वो उसमें पड़ जाता है उनको 40। हमारे यहाँ तो 60-60 रन दिए भाई उन्होंने। हम्म। आप ये सोचिए ना, 60-60 रन एक ओवर एक बॉलर दे रहा है, एक बॉलर 50 रन दे रहा है, तो कहाँ से आप 200 से कम बनेंगे। हम्म। टारगेट चेज हो जाता है, 226 भी चेज हो जाता है। आप पहले बॉलिंग की कर लेता हूँ। जब आप बॉलिंग पूरी कर रहे हैं, सही है, आपने दे दिए भाई, आपने हारिस रऊफ को दे दिया 1 रन 1 ओवर में। कोई कोई दुनिया की टीम 6 ओवर में शुरू के 2 बॉल ओवर नहीं करा रही है आज। उनको पता है बैट्समैन पूरी तरह रेडी हो जाते हैं, 1 ओवर क्या 2 बॉल ही बहुत होती है 1 ओवर की, उसमें वो देख लेते हैं भाई क्या पेस आ रही है बॉल की, हम अगले ओवर दे देंगे, मार खाएंगे। वही घटिया आप वो कह सकते हैं उसकी, शाहीन अफरीदी की कोई प्लानिंग नहीं थी, एग्जीक्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। इन पांचों T20 में ये पता नहीं जीत गए ये वाला, लेकिन ये बिल्कुल एग्जीक्यूशन लेस थे। सही है। फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप करना, अब आपको एक रेगुलर वो मिल गया है कि दो दो कैचेस हम एवरेज छोड़ रहे हैं न्यूजीलैंड में। अभी ये 5 मैचों की सीरीज में 2 कैच एवरेज छोड़े हैं हम। सही है। बहुत बहुत इजी होता है ग्राउंड फील्डिंग, अब आप फिर भी कर सकते हैं, छोटे ग्राउंड होते हैं, ग्रास लश होती है, आपको भागने में और गिरने में आसानी होती है। चलो आगे निकल गए। हम्म। अब आते हैं हम उस चीज पे जिसकी वजह से ये सारा मसला खड़ा हुआ। मसला सारा ये खड़ा हुआ है कि हमने 4 ओपनर खिला दिए। सही है, हम्म। अभी तक तो T20 में वो दोनों भी ओपनिंग कर रहे थे ना। हम्म। फखर आपने ओपनिंग पोजीशन पे खिलाने की वजह, आपको पता है ग्राउंड छोटे हैं, चलो आप हारिस को लेके गए नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि हारिस जाएगा, हारिस और साइम अब हमारे नए वो होने चाहिए टारगेट T20 में। टेस्ट में वनडे में लाने के लिए हारिस को बिल्कुल रेडी नहीं। वनडे एक प्रॉपर 50 ओवर का फॉर्मेट है, उसमें मर जाएगा वो बेचारा, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। हम्म। अब हारिस जिसमें खेलना था उसमें खेला नहीं, अगर वो खेलता तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस थे। कि अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हो, पहले तो आप चेंज करो किसी वजह से, और चेंज करो ऐसी उस वजह से कि जिस वजह से आपने चेंज किया, यानी 125-30 के स्ट्राइक रेट वालों को छोड़ के आप डायरेक्ट 175 का स्ट्राइक रेट है यार उसका। अगर पीसीए पीएसएल ही आपका क्राइटेरिया है तो 175 उसकी स्ट्राइक रेट है उसके पहले 6 ओवर में। तो आपने वहां भी भंड मार दिया। फिर आपने इफ्तिखार की, अगर आप पहले पता नहीं 2 या 3 मैचों में तो शायद उससे बॉलिंग भी नहीं कराई, एक मैच में 1 ओवर कराया, और आज जो हाँ। है उसने 3 विकेट ले ली। ये एक और भंड हो गया। शाहीन अफरीदी को अगर गली में भी मैं कहूँ ना क्रिकेट कप्तान बनाने को, तो मैं ना बनाऊं। क्योंकि एक तो उसके पास दिमाग नहीं है, जिस तरह की वो बेकार की बातें कर रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप इतने छोटे माइंड के साथ आप कप्तानी नहीं कर सकते, आप बहुत ब्रॉड होकर सोचना पड़ता है, आपको वो चेंजेस करनी पड़ती हैं। अब आप अगेंस्ट में केन विलियमसन, जो दुनिया में माना हुआ है, जिसने, अगर आपको याद हो 2017 में एक मैच हुआ था T20 वनडे का, जिसमें मार्कस टेनियस ने 236 रन बनाने थे मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को, और 235 रन थे। और खुद जो है वो केन विलियमसन शॉर्ट मिड डाउन पे खड़ा हो गया था, आखिरी रन चाहिए था टाई करने के लिए, ओवर चेंज करने के लिए, नेक्स्ट ओवर में उसको स्ट्राइक चाहिए थी। तो शॉर्ट मिड डाउन पे खड़ा हो गया था, उसने रन आउट कर दिया था। इतनी सी माई फील्डिंग प्लेसमेंट ने मैच बदल दिया था, 1 रन से न्यूजीलैंड मैच जीत गया था। तो इस वो उसकी तो थिंकिंग को आप सोच ही नहीं सकते। वो तो बहुत बड़े कप्तानों में नाम आता है, जिस तरह उसने न्यूजीलैंड को कप्तानी किया 8-9 साल। वो कोई इतना छोटा मोटा कप्तान नहीं था। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उसका, आप शाहीन अफरीदी से क्या मुकाबला। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल भी, श्री के 3 T20 में से एक तो मैं उठ गया था, 2 में तो मैंने उठना भी नहीं सोचा। इतना लग रहा था ऐसी जैसे कोई गली वली की क्रिकेट हो रही। खैर, इतनी लंबी वीडियो करने का फायदा नहीं है। 5 T20 हमारे लिए डिजास्टर्स साबित हुए। वर्ल्ड कप एयर में हमेशा यही होता है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के पास सवालात ज्यादा होते हैं, जवाबात हम्म। नहीं। ऐसे ही। चले अब बाकी दो टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं, जल्दी जल्दी 2-2 मिनट में उनको भी रैप अप करते हैं। भाई सैफी भाई मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं बता दूं, सैफी भाई इन्हें यही खपना है, यही मरना है, मुझे लगता यार सैफी भाई, मैं पता है क्या, मैं बिल्कुल ये जो है ना, ये जज्बातियत और ये जो वतन परस्ती और ये जो ड्रामेबाजियां है ना, मैं इनसे ऊपर आ गया हूँ। है। हम्म। क्योंकि ये सारे चूरन बेच के हम लोगों को कि जी वतन से मोहब्बत अच्छा। और वतन वतन की मट्टी और वतन वतन जो है ना वो माँ होती है और फलां ढिमाका, ये सारी ड्रामेबाजियां जिन लोगों ने की है ना, ये जो हमें इमोशनली बेवकूफ बनाया है इन्होंने, जिसको वो कहते हैं इमोशनल अत्याचार किया है इन लोगों ने हमारा,
वो खुद जिसे कहना चाहिए ना करोड़ों खरबों हम्म, अरबों बना के बैठे हुए हैं। तो ये सब बेवकूफाना बातें, ये इस तरह की चलो बातें जी सही। करना। और ये अगर सैफी भाई, मैं तो खुश हो गया था कि सैफी भाई मुल्क नहीं, छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये अफवाह है तो मुझे बड़ा गुस्सा आया सैफी भाई के ऊपर। मैंने कहा यार क्या बेवकूफ आदमी है कि जिस मुल्क में, यानी हमारा मुल्क जो है ना वो बेसिकली पैदाइशी क्लर्कों का मुल्क है। हमारे मुल्क में 99% जो लोग पैदा होते हैं ना वो पैदाइशी क्लर्क होते हैं। उनका काम है गुलामी करना। ओहो। उनका काम है सर झुका के यस सर करते रहना। और गलती से इस मुल्क बस में कोई लीडर पैदा हो जाए जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो ये जो बाकी जी 99 क्लर्क है ना ये उसकी ऐसी तैसी फेर देते। तो इसलिए सर मुझे तो वो बड़ा दुख हुआ जब ये पता चला कि सैफी भाई नहीं जा रहे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक नहीं बात वो और करूंगा कि ये जो मीडिया चैनल्स हैं, लानत है इन लोगों के ऊपर, एक्सप्रेस टीवी वगैरह इन लोगों के ऊपर जिन्होंने बाकायदा खबर चलाई, टिकर नहीं, बाकायदा खबर चलाई कि सरफराज ने जो है वो पाकिस्तान छोड़ दिया दिल बर्दाश्ता हो। तो अब ये ओहो। अंदाजा होता है कि ये सारी हरकतें जो हो रही है ये एक प्रॉपर प्रोपागेंडा है, कि किस तरीके से पहले सब कुछ करके देख लिया। यानी बोर्ड का चेयरमैन जब ये कह दे कि अब इसकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, ठीक है, हम्म, वो उसके बाद वापस आ गया, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के वापस आया, टेस्ट मैचेस में 2 टेस्ट मैचेस सेव किए, और फिर उसके बाद जो है वो और कई तरीके थे आगे पीछे करने के, T20 में सेलेक्ट नहीं करना, वनडे में सेलेक्ट नहीं करना, जो कि उसका आप कह ले कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, स्पिनर्स के खिलाफ इंडिया में जाके खेलना, वहां सेलेक्ट ना करना, फिर T20 में टोटली निग्लेक्ट कर देना, फिर ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच की खराब परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, जहां पर आपके मेन बैट्समैन ने कुछ नहीं किया, ड्रॉप कर देना। ये सब कुछ करने के बावजूद वो बंदा किसी को बुरा नहीं कहता, किसी से शिकायत नहीं करता। अब उसके खिलाफ ये प्रोपागेंडा शुरू कर दिया कि भाई ये मुल्क छोड़ के जा रहा है। शेम ऑन यू वो एक्सप्रेस नहीं टीवी जाए। और ये सारे मीडिया हाउस। वो भाई ये सब चूरन बेचते रह जाएंगे, वो बंदा जो है ना सुरखुरु होके निकलेगा, इतना मैं बता दूं आपको, आप इस चीज से बेफिक्र हो जाओ। क्योंकि मैं ये, आपने सही कहा कि भाई हम तो आप तो ऊपर चले गए उससे, लेकिन मुझे पता है ना अगर वो बंदा 4 साल तक ज्यादती बर्दाश्त करने के बावजूद, 4 साल में क्या, या तो 4 महीने को बर्दाश्त नहीं करता। अब जैसे समी असलम के साथ हुआ था, 1 साल तक वो भुगतता रहा कि भाई, अब जब उसका प्रीमियम दौर था कि उसने बहुत अच्छे रन किए डोमेस्टिक में, उसने उसी साल जो है यूएसए चला गया। इसके अलावा खुर्रम मंजूर की भी मैंने सुना है कि उसकी भी लीग से हो गए, तो सही है, सही है, करो। लेकिन भाई कोई मसला नहीं है, अच्छा सोचना कोई ऐसी गुनाह नहीं है, आगे बढ़ना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सैफी भाई जो है ना, जिस मिट्टी के बने हुए हैं, वो मिट्टी जो है ना नायाब है भाई, वो इतने आराम से नहीं मिलती। चले जी आखिरी टॉपिक। ब्लैक दौर, ब्लैक, वो कहूंगा पाकिस्तान का, वैसे तो पता नहीं किस किस के ब्लैक दौर होंगे, अब तो ब्लैक हमारा नेशनल कलर हो जाना चाहिए, या तो फ्लैग के कलर में ब्लैक लगा दो कि भाई ये भाई अब स्या दौर गुजरा है एक बहुत ही, जका अशरफ के बाद बहुत। 3 नाम सुनने में आ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के लिए। जो होता है। एक तो वही नजम सेठी, यानी आप ऊल से निकले चूल में फंसे। दूसरा नाम कोई मुस्तफा हाँ, रमदे, मेरा ख्याल है कोई रिश्तेदार होगा खलील उर रहमान रमदे वगैरह का, जो पुराना जो सुप्रीम कोर्ट का जज था। और तीसरा नाम जो है ना वो मेरे दिल की ख्वाहिश है लेकिन मुझे पता है पूरी नहीं हुई, वो कौन? राशिद रमीज खान। राजा। ओहो बस। चले, मैं भी करीब करीब ही था, आर से ही शुरू होता है रमीज राजा, आर से ही राशिद। नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, तो जो नई हुकूमत आएगी वही बनाएगी हुकूमत, बोर्ड का चेयरमैन, सारे मसलों से निकल निकल के। अभी कोई वो बन जाएगी इंटरिम कमेटी वगैरह, जैसे अभी बनी हुई थी, फिर उसके बाद आगे जो है वही होगा फिर। नई हुकूमत खैर ये तो आएगी एक तो अलग बहुत, नई हुकूमत आएगी तो बहुत इसका बड़ा। मतलब है फिर रमीज बन जाएगा। यार अगर नए हुकूमत में वही साहब हुए जिनके बारे में आप कह रहे हैं, जो मैं भी समझ रहा हूँ, अगर वही हुए तो फिर वो जो है ना ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, वो जो उन्होंने किया था ना डोमेस्टिक सिस्टम वाला काम, वो डोमेस्टिक सिस्टम वाला काम देना, मुझे लगता है दोबारा नहीं आ सकेगा, बहुत मसले हैं भाई उसमें। खैर 25 मिनट से ज्यादा होगा भाई, 27 मिनट हो गए, दोबारा चले बात बस यहीं करेंगे तक कभी। रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हम्म।